नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं जीवन की उत्पत्ति के बारे में। जीवन की उत्पत्ति के बारे में जो सर्वमान्य सिद्धांत है, जिस सिद्धांत को आजकल सबसे ज्यादा माना जाता है, उस सिद्धांत का नाम है ओपेरिन एवं होल्डेन का सिद्धांत। तो हम उसी ओपेरिन और होल्डेन के सिद्धांत के बारे में आज बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ में इस सिद्धांत को सही साबित करने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए जो एक प्रयोग किया गया था, जिसे हम मिलर का प्रयोग कहते हैं, उसको भी यहां पर पढ़ने वाले हैं। इस कारण यह वीडियो है, यह आपको जैव विकास की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से सही तरीके से समझने में मदद करने वाला है। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें। और यदि आप सबने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद में आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो बात करते हैं जीवन की उत्पत्ति के बारे में। और यदि हम जीवन की उत्पत्ति के बारे में बात करें, सबसे पहले इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में हम बात करते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे नहीं हुई, इसके संबंध में कुछ सिद्धांत दिए गए थे। और इन सिद्धांतों में से 4 सिद्धांतों को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो के अंतर्गत हम देख चुके हैं। जिनमें जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं, उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। पहला सिद्धांत है जिसे कहा जाता है विशेष सृजनवाद, जिसे कहा जाता है विशेष सृजनवाद, या इसे देवीय सिद्धांत भी हम कह सकते हैं। और इसके बारे में पिछले वीडियो के अंतर्गत हम बात कर चुके हैं। यह सिद्धांत ऐसे बोल रहा है कि ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जो भी जीवन है, जो भी जीव जंतु हैं, वो सारे के सारे भगवान ने बनाए हैं। और ये ऐसे के ऐसे ही बनाए हैं। जैसे मनुष्य है, शुरुआत में भी मनुष्य वैसे ही बना था और अन्य जीव जंतु भी वैसे ही बने थे। और ऐसी मान्यताएं लगभग सभी धर्मों के अंतर्गत हैं। तो पहला सिद्धांत था आपका, जिसे हम बोल सकते हैं विशेष सृजनवाद। दूसरा सिद्धांत जो दिया गया, जिसे हम बोलते हैं अजीवात जनन, अजीवात जननवाद। और यह अजीवात जननवाद है, यह वोन हेलमोंट के द्वारा दिया गया। और इसके अंतर्गत यह बात बताएगी कि जो सजीव बने हैं, जो भी जीव बने हैं, ये निर्जीव पदार्थों से ही बने हैं। किससे बने हैं? निर्जीव पदार्थों से। और ऐसा किसने बताया? वोन हेलमोंट ने। हालांकि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लुईस पाश्चर, और लुईस पाश्चर ने इस बात को पूर्ण रूप से गलत सिद्ध किया। और गलत सिद्ध करने के बाद में उन्होंने एक बात बताई, और वो बात यह बताई कि जो जीव बनते हैं ये पहले से विद्यमान जीवों से ही बनते हैं। और इस आधार पर उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया, जिसे उन्होंने कहा जीवात जननवाद। उसे क्या कहा है? जीवात जननवाद। जीवात जननवाद। और ये मैं आपको बता ही चुका हूं किसके द्वारा, लुईस पाश्चर के द्वारा दिया गया है। और इसके अंतर्गत बताया गया कि जो नए जीव बनते हैं वो हमेशा पहले से विद्यमान जीवों से ही बनते हैं। हालांकि इस सिद्धांत में कमी यह थी कि इससे यह पता नहीं चलता है कि पहला जीव कैसे आया होगा, पहली बार पृथ्वी पर जीवन कैसे आया होगा। इसके अलावा एक सिद्धांत और बताया था आपको, जिसे हम बोलते हैं सर्वबीजाणु, या जिसे हम बोलते हैं पेनिस्पर्मिया, पेनिस्पर्मिया सिद्धांत। पेनिस्पर्मिया यह सिद्धांत यह मानता है मोटा मोटा कि पृथ्वी पर जो जीवन आया है वो बीजाणुओं के कारण आया है, स्पोर के कारण आया है। और ये स्पोर या बीजाणु है, ये एक विशेष प्रकार की संरचना है जिनके ऊपर एक कठोर आवरण होता है। और ये अंतरिक्ष से कहीं से आया है, यह पता नहीं है कहां से आया, लेकिन अंतरिक्ष से
कहीं से आया, और ये केवल और केवल पृथ्वी पर ही नहीं आया, पृथ्वी के साथ साथ में ये बहुत सारे स्थानों पर ऐसे बीजाणु गए थे, और इन्हीं बीजाणुओं से, क्योंकि पृथ्वी पर परिस्थितियां अनुकूल थी, इसके कारण से उन्हीं बीजाणुओं से यहां पर क्या बना है, जीवन बना है, और इसको कहते हैं हम पेन स्पर्मिया सिद्धांत। और ये 4 सिद्धांत थे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इन चारों सिद्धांतों को पहले हम डिटेल के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। हालांकि इन तीनों को तो आजकल बहुत ही कम माना जाता है, या ये तो माने नहीं जाते हैं, लेकिन ये जो सिद्धांत हैं इसको बहुत सारे लोग हैं ये आजकल बहुत मानते हैं। मतलब अभी भी लोग हैं इस सिद्धांत को सही मानते हैं, लेकिन फिर भी यह सिद्धांत पूर्ण रूप से सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है। सर्वमान्य सिद्धांत है जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को समझाता है, उसे कहा जाता है ओपेरोन एवं होल्डेन का सिद्धांत। यह सिद्धांत है जो आजकल सर्वमान्य सिद्धांत है, और आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम मुख्य रूप से इसी ओपेरेन एवं होल्डेन के सिद्धांत के बारे में हम बात करने वाले हैं। हम इस सिद्धांत की सहायता से समझेंगे कि कैसे पृथ्वी पर प्रथम बार जीवन आया होगा, कैसे पहली बार कोई कोशिका बनी होगी, और फिर बाद में उस कोशिका से कैसे अलग अलग प्रकार के जीव बने होंगे। इस सिद्धांत को या इस पूरी प्रक्रिया को हम इस सिद्धांत के द्वारा समझने वाले हैं। इसके साथ साथ में इस सिद्धांत को साबित करने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है मिलर, और उस मिलर ने प्रयोग किया था जिसे कहा जाता है मिलर का प्रयोग। उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम ओपेरेन एवं होल्डेन के सिद्धांत से। किससे सिद्धांत से? ओपेरेन एवं होल्डेन के सिद्धांत से। चलो भाई, चलो हम बात करते हैं ओपेरेन एवं होल्डेन का सिद्धांत। ओपेरेन एवं होल्डेन का सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है ये 2 वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है, और जैसे कि आप नाम देख ही रहे होंगे, एक वैज्ञानिक का नाम है ओपेरोन और दूसरे वैज्ञानिक का नाम है होल्डेन। ये जो ओपेरोन है ये तो हैं रूस के वैज्ञानिक। कहां के हैं? रूस के। और ये जो होल्डेन है ये हैं इंग्लैंड के। कहां के हैं? इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं। और इन्होंने एक अनुमान लगाया। इन्होंने क्या लगाया? एक अनुमान। किस बारे में? कि पृथ्वी पर पहली बार जीवन कैसे आया होगा। इन्होंने बोला कि पृथ्वी पर जीवन की इस पूरी प्रक्रिया को हम 2 चरणों में बांट सकते हैं। कितने चरणों में बांट सकते हैं? 2। कि जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ, तो इसके लिए उन्होंने 2 चरण बताए। पहला चरण उन्होंने बताया कि पहला हुआ है रासायनिक विकास। कैसा विकास हुआ है? रासायनिक विकास। और बाद में क्या हुआ है? जीवात जनन। बाद में क्या हुआ है? जीवात जनन हुआ है। अब आप समझ नहीं रहे होंगे कि रासायनिक विकास और जीवात जनन से क्या मतलब है। देखो भाई, यदि हम बात करें इन वैज्ञानिकों की, तो इन्होंने क्या बोला कि सबसे
पहले जो जीवन बना है, जीवन निर्जीव रासायनिक पदार्थों से बना है। सबसे पहले जो जीवन बना है वो निर्जीव रासायनिक पदार्थों से विकसित हुआ है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये बात तो हम पहले भी पढ़े हैं कि अजीवात जनन में, वो भी तो यही बोल रहे थे कि जो जीवन बना है वो निर्जीव पदार्थों से बना है। फिर इसमें अलग बात कौन सी हो गई? ये भी तो यही बोल रहा है कि पहली बार जीवन बना है वो निर्जीव पदार्थों से बना है और निर्जीव पदार्थों के रासायनिक विकास से हुआ है। लेकिन जब इसको हम पूरा पढ़ेंगे, इसकी डिटेल देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि इस प्रक्रिया में और उस प्रक्रिया में बहुत बड़ा अंतर है, रात दिन का अंतर है। पहली जो प्रक्रिया अजीवात जननवाद में हमने पढ़ी थी, उस समय वैज्ञानिक थे वॉन हेलमोंट। उन्होंने बोला था कि अपने आप कुछ ही दिनों के अंतर्गत निर्जीव पदार्थों से सजीव बन जाते हैं। और उसके लिए मैंने एक बात भी बताई थी कि उन्होंने बताया था कि जैसे मेरे पसीने की शर्ट है, उसमें मैंने गेहूं रख दिए और 20-21 दिन में चूहे बन गए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे नहीं बने हैं। बल्कि जब इन्हें रासायनिक पदार्थों से इन निर्जीव रासायनिक पदार्थों से जीवन विकसित हुआ है, उसमें बहुत लंबा समय लगा है, यह प्रक्रिया है, यह अत्यंत धीमी हुई है। और इस पूरी प्रक्रिया को हम समझने वाले हैं, कैसे क्या क्या हुआ है। अत्यंत धीमी हुई है। और उसके बाद में जब एक बार जीव बन गया, तो फिर कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? जैव विकास के द्वारा अलग अलग प्रकार के क्या बने हैं? जीव। तो इस प्रक्रिया को तो बाद में हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। हमें तो यह समझना है कि निर्जीव पदार्थों से यह पहली बार कोई भी कोशिका, कहने का मतलब जीवन, कैसे आया। हम चलो मान लेते हैं कि यह प्रक्रिया बहुत धीरे हुई होगी, हम यह समझ लेते हैं कि यह प्रक्रिया में बहुत समय लगा होगा, लेकिन फिर भी हमें समझना तो यह पड़ेगा ना कि यह कैसे हुआ होगा। चलो बात करते हैं भाई, शुरुआत कहां से करें इस कहानी की? कहां से करें भाई कहानी की शुरुआत? पृथ्वी पर जीवन। चलो शुरुआत कर लेते हैं पृथ्वी के निर्माण से ही, यहीं से शुरुआत कर लेते हैं इस कहानी की। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने बात की थी कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले हुई है। कहने का मतलब है 4.5 अरब साल पहले हुई है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है 450 करोड़, या फिर आप बोल दो 4.5 अरब साल पहले। यहां तक की बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब शुरुआत में ये पृथ्वी बनी, शुरुआत में जब ये पृथ्वी है, ये एक पाषाण खंड है। कैसा खंड है? पाषाण खंड। और पाषाण खंड भी एकदम गर्म, और यह पाषाण खंड पिघली हुई अवस्था में। कैसी अवस्था में? एकदम पिघली हुई अवस्था में। उसका ऊपर का थोड़ा बहुत कठोर है, बाकी अंदर पूरा है वो पिघली हुई अवस्था में। और आज भी हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो पृथ्वी का अंदर का भाग है, अंदर का हिस्सा है, वो आज भी पिघली हुई अवस्था में मौजूद है।
तो ये तो बात कब की हो रही है? 450 करोड़ साल पहले की। उस समय पृथ्वी थी वो अत्यंत ही गर्म थी जब बनी थी तब, और इसका अंदर का हिस्सा तो एकदम, ये अंदर वाला हिस्सा है ये एकदम पिघला हुआ है। पिघला हुआ, और पिघले हुए हिस्से को आज भी हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मैग्मा। उस समय पृथ्वी पर, उस समय पृथ्वी पर लगातार क्या हो रहे हैं? उस समय पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी के विस्फोट हो रहे हैं, क्योंकि अंदर की तरफ मैग्मा पिघला हुआ है और यह बाहर निकलने की क्या कर रहा है? कोशिशें कर रहा है। तो पृथ्वी पर ज्वालामुखी। आप देख रहे होंगे कि पृथ्वी को ऐसे हमने उबड़ खाबड़ क्यों बनाया है? वास्तव में पृथ्वी ऐसी ही है, इसकी सतह समतल तो है नहीं, उबड़ खाबड़ ही है। तो इसके ऊपर उस समय बहुत सारे ज्वालामुखी फूट रहे हैं। उस समय क्या है? ऊपर वायुमंडल, वायुमंडल नहीं है, ध्यान से सुनना, वायुमंडल उपस्थित नहीं है। शुरुआत में कोई वायुमंडल नहीं था। यहां पर H2O जल था, लेकिन जल था वो लिक्विड रूप में नहीं, द्रव रूप में नहीं था। वो था किस रूप में? जलवाष्प के रूप में। किस रूप में था? जलवाष्प के रूप में था। और क्या था? जब ये ज्वालामुखी फूट रहे हैं, इन ज्वालामुखी से धूल निकल रही है, धुआं निकल रहा है, ये जो मैग्मा है वो लावा बन के निकल रहा है। आप किसी को पता है क्या कि, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको पता है कि मैग्मा और लावा में क्या अंतर है? देखो, जब पृथ्वी के अंदर जो पिघली हुई चट्टानें हैं, जो पृथ्वी के अंदर हैं, उस स्थिति में उसे कहा जाता है मैग्मा। जैसे ये पृथ्वी के बाहर निकल जाता है पिघली हुई अवस्था में, ज्वालामुखी के रूप में, तब उसे बोल दिया जाता है लावा। तो जब ये लावा निकल रहा है तो यहां से बहुत सारी क्या निकल रही हैं? गैसें निकल रही हैं। क्या निकल रही हैं? गैसें। और यहां पर कौन कौन सी गैस है पृथ्वी की उत्पत्ति के शुरुआत में? एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक गैस है अमोनिया, इसके अलावा है हाइड्रोजन। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। और बाकी जल है वो किस रूप में है? जलवाष्प के रूप में है, पानी के रूप में बिल्कुल भी नहीं है। तापमान बहुत ही ज्यादा है, तापमान जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, अत्यधिक तापमान है। ये सारी की सारी कंडीशन है पृथ्वी जब बनी है उस समय की। ध्यान रखना कि पृथ्वी के प्रारंभ में, पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई है, उस शुरुआत में इसके ऊपर ना तो पानी था और ना ही ऑक्सीजन उपस्थित थी। ध्यान रखना, प्रारंभ में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी। और जब ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी तो ध्यान से सुन लेना, पृथ्वी का जो प्रारंभिक वातावरण था, पृथ्वी का जो प्रारंभिक वातावरण था वो कैसा था? भाई ऑक्सीजन तो है नहीं, कौन सी गैस उपस्थित है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जब उपस्थित है, हाइड्रोजन किसी भी चीज के साथ जुड़ता है तो उसका होता है अपचयन। अर्थात पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण ऑक्सीकारक नहीं था। कैसा था? अपचायक था।
कैसा था भाई? अपचायक था। यह बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है कि पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण ऑक्सीकारक था कि अपचायक था। तो याद रखना, पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण कैसा था? अपचायक। अब क्या हुआ कि कुछ समय बाद, और कुछ समय बाद का मतलब ऐसे नहीं कि 10-20 साल बाद, ऐसे नहीं, कुछ समय बाद कहने का मतलब हो गया कि लगभग 50 करोड़ साल बाद, 50 करोड़ साल बाद, जब 450 में से हम 50 करोड़ साल निकाल देंगे तो आप समझ लो मोटा मोटा 400 करोड़ साल, मोटा मोटा 400 करोड़ साल। उस समय क्या है कि उस दौरान इस पृथ्वी का जो ये वायुमंडल है, या पृथ्वी 50 करोड़ साल में थोड़ी बहुत तो ठंडी हुई होगी। 50 करोड़ साल में पृथ्वी है वो कैसी हुई? ठंडी। पृथ्वी कैसी हुई भाई? ठंडी। और जब ठंडी हुई तो जलवाष्प से क्या बन गए? बादल बन गए। जलवाष्प से क्या बन गए भाई? बादल। और ये जो बादल थे वो ऐसे इकट्ठा हो गए। ये शुरुआत की बात नहीं है, 50 करोड़ साल बाद की बात है। और जब बादल बन गए तो उस दौरान बादलों से क्या हुई? एकदम तेज धुआंधार मूसलाधार बारिश हुई। और ये बारिश थी, ये इतनी भयंकर थी, इतनी तेज थी कि ये कुछ हजारों सालों तक, कुछ सैकड़ों सालों तक ये बारिश रुकी ही नहीं। आप अनुमान लगाओ कि सैकड़ों हजारों सालों तक ये बारिश नहीं रुकी। और जब नहीं रुकी तो जो जलवाष्प थी, जो बादलों में थी, वो अब इन पृथ्वी के जो ये गड्ढे हैं, पृथ्वी के जो ये गड्ढे हैं, इन गड्ढों में पानी भर गया। इन गड्ढों में क्या भर गया? इन गड्ढों में क्या भर गया? पानी। इन गड्ढों में पानी भर गया। और जैसे ही गड्ढों में पानी भरा, यही गड्ढे किसका रूप ले लिया? इन्हीं ने सागरों का, महासागरों का क्या कर लिया? रूप धारण कर लिया। और इस प्रकार से पानी था वो आया पहली बार पृथ्वी पर। लेकिन ये पानी भी, अभी भी पृथ्वी इतनी गर्म है कि पानी है ये उबल रहा है। ये पानी क्या हो रहा है? उबल रहा है। क्योंकि पानी को उबलने के लिए तो केवल और केवल 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। और पृथ्वी अभी भी इतनी गर्म है कि इसके ऊपर जो पानी आ रहा है, भाई इतने सालों तक पानी गिरा तो उससे टेम्परेचर लगातार डाउन होता जा रहा है। लेकिन अभी भी टेम्परेचर इतना है कि पानी लगातार क्या हो रहा है? उबल रहा है, लगातार उससे भाप बन रही है, बारिश फिर से हो रही है। और यह प्रक्रिया चलती जा रही है। यह पानी उबल रहा है तो ये बादल बने। क्या बने भाई? बादल। और बादलों से सैकड़ों सालों तक बारिश हुई। और ये बारिश हुई नॉन स्टॉप, कोई रुकावट नहीं, बारिश होती जा रही है। इनसे क्या बन गए? इनसे बने महासागर। लेकिन महासागरों का जल है वो अभी तक क्या है? उबल रहा है।
अभी तक क्या है, उबल रहा है। यहां तक की कहानी आपको समझ में आई होगी कि कैसे पृथ्वी के ऊपर ऐसे पानी आया है। अब ये आगे बात करते हैं कि पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर पानी, कहने का मतलब जल है, किसमें, महासागरों में ये उबल रहा है। इसी जल में अब क्या है, गैसें तो हैं ही हैं। कौन कौन सी गैस हैं, CO2 गैस, इसी में है NH3 गैस, पानी खुद है ही जलवाष्प के रूप में भी है, जल के रूप में भी, और हाइड्रोजन। ये सारी की सारी चीजें उपस्थित हैं। ये सारी की सारी चीजें किसमें उपस्थित हैं, जल में। और जल के साथ साथ ये सारी चीजें भी गर्म हो रही हैं, लगातार उबल रही हैं लगातार। इस उबलते हुए जल को, इस पूरे उबलते हुए जल को प्राथमिक सूप कहा गया। क्या कहा गया, प्राथमिक सूप। और इस प्राथमिक सूप में इन सारों ने आपस में क्या की, क्रिया की। अब वो क्रिया कैसे की, कैसे नहीं की, लेकिन क्रिया हुई। और क्रिया होने से इनने कुछ बड़े अणुओं का निर्माण किया। ये जो सारी चीजें थी, इन्होंने कुछ कार्बनिक अणुओं का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, कार्बनिक अणु। और ये जो कार्बनिक अणु थे, इसमें कौन कौन से थे, देखो भाई, इसमें बन गया ग्लूकोज, इसमें बन गए एमिनो अम्ल, इसमें बन गए न्यूक्लियोटाइड, इसमें बन गए वसीय अम्ल। क्या बन गए, वसीय अम्ल। तो ये सारी की सारी चीजें बन गई उसी जल के अंदर। जिस जल में ये उबल रहे हैं, महासागरों का जहां का भी जल है जो उबल रहा है, तो उनमें ये सारी की सारी चीजें बन गई। और ये लगभग बनी हैं 400 करोड़ साल पहले। ये सारा का सारा घटनाक्रम हुआ है 400 करोड़ साल पहले। कहने का मतलब है इस पूरी प्रक्रिया में 50 करोड़ साल लग गए हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, ऐसे नहीं है कि एक दिन में हो गई। जब ये सारी प्रक्रिया हो गई, तो इसके बाद में और ज्यादा समय लगा। ये सारे पदार्थ एक दूसरे के पास में थे, तो लगभग 100 करोड़ साल बाद में, कितने साल बाद, 100 करोड़ साल बाद, मतलब 400 में से 100 करोड़ कम कर दो तो कितने बन जाएंगे, 300 करोड़। तो 300 करोड़ साल पहले क्या हो गया, ग्लूकोज थे, उन्होंने किसका रूप ले लिया, बड़े अणुओं का रूप ले लिया, कार्बोहाइड्रेट। क्या बन गई भाई, कार्बोहाइड्रेट। एमिनो अम्ल से क्या बन गई, प्रोटीन। न्यूक्लियोटाइड से क्या बन गया, न्यूक्लिक अम्ल। और शुरुआत में जो बना था वो बना था आरएनए। वसीय अम्ल से क्या बन गया, वसा। और ये जो अणु थे, ये जो अणु बने हैं, ये इन अणुओं से क्या है, इन अणुओं से क्या है, बड़े अणु हैं। और इन अणुओं को कहा गया विशालकाय अणु।
कहा कि क्या कहा गया भाई? विशालकाय अणु। और ये कब बने? इनमें समय लग गया 100 करोड़ साल का, मतलब 300 करोड़ साल पहले ये सारी चीजें बन गई। इन्हीं सब चीजों से अब आप मेरे को अनुमान, एक छोटा सा मेरे को वो बताओ कि कोई भी कोशिका है, कोई भी कोशिका है, उसमें है क्या क्या? उस कोशिका में क्या क्या है? उसके अंदर उसका न्यूक्लिक अम्ल है, अर्थात आनुवांशिक पदार्थ। बाहर की तरफ प्रोटीन का एक खोल है। उसके बाहर की तरफ हम मान ले तो एक लिपिड की लेयर है। उसके अंदर अपने आप प्रतिकृति बनाने की क्या है? क्षमता है। यही तो सब कुछ है, और इसी से तो एक कोशिका बनती है। तो क्या हुआ कि ये जो विशालकाय अणु थे, इन अणुओं में 100 प्रतिकृति की क्षमता आ गई। 100 प्रतिकृति से क्या मतलब हो गया कि अपनी कॉपी बनाने की क्षमता, अपने आप को रेप्लिकेट करने की क्या आ गई? क्षमता आ गई। और जब इनके अंतर्गत अपने आप को डबल बनाने की, ट्रिपल बनाने की क्षमता आ गई, तो इन्होंने ही बाद में किसका रूप ले लिया? प्रारंभिक कोशिका का रूप ले लिया। प्रोटोबायोन। किसका रूप ले लिया? प्रोटोबायोन। प्रोटोबायोन मतलब कोशिका का पहले का रूप। इसके अंदर केवल और केवल जैसे आनुवांशिक पदार्थ हो गया, उसके बाहर की तरफ कोई लिपिड वगैरह की लेयर होगी, कार्बोहाइड्रेट वगैरह की लेयर होगी, बस ऐसा ही कुछ था। कोई कोशिका नहीं है, अकोशिकीय रूप बन गए एक तरीके से, ऐसे मान लो। और इसी से बाद में क्या बन गई हैं? पहले बनी होंगी तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बनी होंगी। इन्हीं से किसका रूप बना? प्रोकैरियोटिक कोशिका का। और ये जो बना है, ये बना है 200 करोड़ साल पहले। मतलब उस पूरी प्रक्रिया में कितने समय लग गया? 100 करोड़ साल का समय लग गया। कितना समय लग गया? 100 करोड़ साल का समय लग गया। और इसी से ये पहली कोशिका बनी। और ये पहली कोशिका आज से कितने साल पहले बनी? 200 करोड़ साल पहले ये कोशिका बनी। ध्यान से देखो, ये कोशिका बनने में पृथ्वी की उत्पत्ति से, ये मान लो कि उत्पत्ति के समय का माने तो 450 करोड़ साल पहले मान लो, यहां से ये पूरी प्रक्रिया होने में 250 करोड़ साल का समय लग गया पहली कोशिका बनने में। तो इन्हीं रासायनिक पदार्थों से देखो, यहां से देखो रासायनिक पदार्थ चालू हो गए, अकार्बनिक पदार्थ, फिर कार्बनिक पदार्थ, फिर इनसे विशालकाय अणु, फिर इनसे कोशिका का पहले का रूप, फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका, और 200 करोड़ साल पहले यह बना। तो ये सारी की सारी कोशिका जब बनी तो ये रासायनिक पदार्थों के द्वारा ही तो बनी। किसके द्वारा बनी? वही रासायनिक पदार्थों के द्वारा। इसी कारण इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रासायनिक विकास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रासायनिक विकास। और इस रासायनिक विकास की कहानी से, इस पूरी प्रक्रिया से हमने यह समझने की कोशिश की है कि पृथ्वी पर पहली बार कैसे कोशिका की उत्पत्ति हुई होगी। याद रखना, पृथ्वी पर पहली बार जो कोशिका की उत्पत्ति हुई है वो हुई है 200 करोड़ साल पहले। जीवन का पहला लक्षण देखा गया। जीवन का पहला लक्षण
मतलब ऐसा पदार्थ जिससे जीवन बन सकता है। अब देखो, ये ग्लूकोज हो गया, एमिनो अम्ल हो गए, न्यूक्लियोटाइड हो गए, वसीय अम्ल, ये ज्यादातर ये सारी की सारी चीजें सजीवों के अंतर्गत पाई जाती है, चाहे इसे पादप हो चाहे इसे जंतु हो, कोई हो। तो जीवन का जो ये प्रथम लक्षण देखा गया, पहला लक्षण, ये देखा गया 400 करोड़ साल पहले। ये टाइमलाइन आपको याद जरूर रखनी है। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रथम कोशिका का निर्माण हुआ है, पहले कोशिका बनी है। अब इस पूरे जो टाइमलाइन, जितने भी हमने समय की बात बताई, उसको एक शॉर्ट पर लिख लेते हैं, हम एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे कि आपको याद करने में क्या रहे, आसानी रहे। इसको एक जगह लिखते हैं भाई। विभिन्न घटनाएं, देखो भाई, एक हम टाइमलाइन समझ लेते हैं, यह हमारी टाइमलाइन है। ये हम मान लेते हैं 20 अरब साल पहले। इससे पहले तो समय भी नहीं था, समय की शुरुआत ही तब से मानी जाती है। और इस समय हुई है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति हुई है? ब्रह्मांड की। कौन सी थ्योरी है? बिग बैंग थ्योरी। यही तो थ्योरी थी 20 अरब साल पहले या 20 बिलियन साल पहले, मोटा मोटा बोले तो 2000 करोड़ साल पहले। फिर वही 450 करोड़ साल पहले, इसको आप अरब में भी बदल सकते हो भाई, अरब में बदलोगे तो 4.5 हो जाएगा। अब किसकी उत्पत्ति हुई? पृथ्वी की उत्पत्ति। फिर 400 करोड़ साल पहले जीवन का प्रथम लक्षण देखा गया। जीवन का प्रथम लक्षण कब देखा गया? 400 करोड़ साल पहले। और ये कौन से पदार्थ थे? ग्लूकोज हो गया, एमिनो अम्ल हो गए, आपके वसीय अम्ल हो गए, न्यूक्लियोटाइड हो गए, ऐसे पदार्थ। फिर बात आ जाती है 300 करोड़ साल पहले। कितने? 300 करोड़ साल पहले। और इस समय प्रथम विशालकाय स्वप्रतिकृति क्षम अणुओं का निर्माण। हमने बताया था आपको कि इस समय आपके ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट बन गए, एमिनो अम्ल से प्रोटीन बन गए, वसीय अम्ल से वसा बन गई, न्यूक्लियोटाइड से आरएनए वगैरह बन गया। तो ये 300 करोड़ साल पहले। और अंत में यदि हम बात करें 200 करोड़ साल पहले, कितने? 200 करोड़ साल पहले प्रथम कोशिका का निर्माण। जब आपको यह टाइमलाइन याद है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत है नहीं। आपको यही टाइमलाइन याद रखनी है जो कि हमारी एनसीईआरटी की किताबों में दे रखी है। अब आप बोलोगे कि सर आपने कहानी तो बढ़िया से सुना दी, हमें बता दिया कि 450 करोड़ साल से 200 करोड़ साल तक क्या हुआ, लेकिन हम इस चीज को मानने क्यों? विज्ञान होती है
वो सबूत मांगती हैं, इसको सिद्ध करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। तो इसी चीज को साबित करने के लिए, इस ओपेरेन एवं होल्डेन के सिद्धांत को साबित करने के लिए एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है मिलर, और उन मिलर ने क्या किया है, एक प्रयोग किया है, उसको हम देख लेते हैं। वो ये साबित कर देगा कि ऐसा हो सकता है, ऐसी प्रक्रियाएं संभव हैं, जिसके बाद में हम ये मान लेंगे कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि अब पीछे तो जाकर हम देख नहीं सकते। आज से 400 करोड़ साल पहले, 450 करोड़ साल पहले क्या हुआ होगा वो तो हम देख नहीं सकते। तो हमें किसी ना किसी चीज को तो मानना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें उसको साबित करना पड़ेगा। चलो देखो भाई, किसको देखते हैं, मिलर का प्रयोग। मिलर का प्रयोग सबसे पहली बात तो कब किया गया ये प्रयोग, 1953। कब किया गया है, 1953 में। वास्तव में ये प्रयोग है, ये यूरे मिलर का प्रयोग भी इसे कहते हैं। यूरे हैं, ये भी एक वैज्ञानिक हैं, वास्तव में मिलर के क्या हैं, गुरु हैं, और मिलर इनके क्या हैं, शिष्य। तो यूरे मिलर का प्रयोग आए या मिलर का प्रयोग आए, बात एक ही है। इन्होंने क्या किया, उस वैसी ही परिस्थितियां बनाने की कोशिश की जैसी पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में थी। पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण जैसी परिस्थितियां बनाने की कोशिश की, और इसके लिए उन्होंने एक सेटअप बनाया। क्या बनाया भाई, एक सेटअप। इन्होंने बोला कि पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में, पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में क्या था, बहुत ज्यादा तापमान था। तो हम वैसी ही परिस्थितियां बनाते हैं। इसके लिए उन्होंने एक ग्लास का स्पार्क बनाया, और इस स्पार्क में 2 विद्युत इलेक्ट्रोड लगाए। क्या लगा दिए, 2 विद्युत इलेक्ट्रोड। और इन इलेक्ट्रोड से क्या उत्पन्न होगा, स्पार्क उत्पन्न होगा। मतलब बिजली के एक तरीके से 2 तार हैं, उनको आप टच करोगे तो वहां से एकदम ऐसी लाइट होगी, वो जलेगी, एकदम ऐसी स्पार्क, एकदम धमाका सा होगा, बहुत ज्यादा लाइट जलेगी, बहुत ज्यादा तापमान होगा। तो ये क्या हो गया, स्पार्क। और ये किसके कारण से हुआ है, इलेक्ट्रोड के कारण से हुआ है। 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक ग्लास का ऐसा यंत्र बना दिया। ठीक है, ग्लास का क्या बना दिया है, यंत्र। इस यंत्र में, इस ग्लास के पूरे यंत्र में उन्होंने कौन कौन सी गैस भर दी, इसके अंदर उन्होंने भर दी आपकी मेथेन गैस, इसके अलावा अमोनिया, इसके अलावा हाइड्रोजन, ये गैसें भर दी। ये गैस ली 2:1:2 में, मतलब 2 हिस्सा मेथेन का, 1 हिस्सा अमोनिया का और 1 हिस्सा हाइड्रोजन का। अब पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में तो और क्या थी, जलवाष्प भी थी। क्या थी भाई, जलवाष्प। जलवाष्प पानी को गर्म करेंगे तब बनेगी। तो एक फ्लास्क लिया, क्या लिया भाई, फ्लास्क। और इस फ्लास्क को इससे जोड़ दिया।
इसी से जोड़ दिया। इस फ्लास्क में क्या भर दिया? पानी भर दिया। इस फ्लास्क में क्या भर दिया है? पानी। और पानी को नीचे की तरफ एक लैंप लगा दिया, इसको गर्म कर रहे हैं। जब हम पानी में यहां पर लैंप लगाएंगे, गर्म करेंगे, तो इससे ये क्या बनेगी? जलवाष्प बनेगी। क्या बनेगी भाई? जलवाष्प। ये जलवाष्प होगी, ऐसे ऊपर की ओर जाएगी और ये जलवाष्प यहां आ जाएगी। तो यहां पर और क्या है? जलवाष्प। ये कि यही चारों चीज पहले के प्रारंभिक वातावरण में थी, यही चारों गैसें प्रारंभिक वातावरण में थी। तो आपकी मेथेन हो गई है, अमोनिया हो गई है, हाइड्रोजन हो गई और जलवाष्प हो गई है। अब क्या किया? यहां से जो भी पानी होगा, जो भी इनका मिश्रण बनेगा, इसको नीचे लाएंगे और नीचे लाकर नीचे लाकर इससे वापस जोड़ देंगे। यहां पर इस पानी को ठंडा करने के लिए, इस पानी, ये जो भी भाप वगैरह बन रही है, उसको ठंडा करने के लिए यहां पर एक क्या लगा देते हैं? कंडेंसर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कि कंडेंसर। इस कंडेंसर के द्वारा हम ठंडा पानी है वो यहां पर डालेंगे, गर्म पानी होगा ये बाहर निकल जाएगा। देखो ये मिक्स नहीं हो रहा है, ये केवल और केवल इसको क्या कर रहा है? ठंडा, इस पाइप को ठंडा, जिसके कारण ये जो भी जलवाष्प है, ये भी जो भी गैसें हैं, जैसे ही इस पाइप के अंदर आएंगी तो यहां पर क्या हो जाएंगी? ठंडी। और जैसे ही ठंडी होंगी तो ठंडी करने वाला यंत्र है, इस कारण इसको बोल दिया है संघनित्र। क्या बोल दिया है? संघनित्र। और इसके कारण से क्या होगा आप खुद ही बताओ। यहां पर जो भी जलवाष्प है, ये जो जलवाष्प है, ये जो सारी की सारी गैसें हैं, जैसे इसके पास आएंगी ये किसका रूप ले लेंगी? लिक्विड का रूप ले लेंगी। और वो लिक्विड यहां आता जाएगा। इसको हम लगातार गर्म करते जा रहे हैं, यहां से यहां जाता जा रहा है। यहां पर अंदर की तरफ कोई दूसरी गैस नहीं जाए, उसके लिए हमने क्या लगाया है? कि वैक्यूम। क्या लगा दिया है? कि वैक्यूम, जिससे कि ये चारों की चारों गैसें ही उपस्थित हो। पहले इसको पूरे को हमें क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा। तो वैक्यूम के सहायता से उस हवा को क्या निकाला है हमने? बाहर। और ये पूरी प्रक्रिया हम चलाते जा रहे हैं। ये पूरी प्रक्रिया हम क्या करते जा रहे हैं? चलाते जा रहे हैं। विश्लेषण के लिए जल, इस पूरी प्रक्रिया को उन्होंने किया। और ध्यान से सुनना, इस स्पार्क के द्वारा कितना तापमान उन्होंने उत्पन्न किया? उन्होंने उत्पन्न किया 800 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना तापमान उत्पन्न किया? 800 डिग्री सेंटीग्रेड। और इतना तापमान, हालांकि पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में तो इससे भी ज्यादा क्या था? तापमान था। यह पूरा सेटअप करने के बाद में जैसे ही इसके अंतर्गत स्पार्क उत्पन्न किया गया तो यह पूरी प्रोसेस चलने लग गई। यह पूरी प्रोसेस चलने लगी। यहां से पानी उबल रहा है, यहां जा रहा है, यहां से वापस ठंडा होकर इसमें आ रहा है, लगातार ऐसी पूरी प्रक्रिया चल रही है। इसके कितने दिन बाद? 18 दिन बाद। कितने दिन बाद? 18 दिन बाद यहां से इस पानी को इस एक पात्र में निकाल लिया। इसका टेस्ट भी तो करना है अब हमें कि इसमें कुछ बना है, कोई कार्बनिक पदार्थ बना है या नहीं बना। तो 18 दिन के बाद में यहां पर हमने जल निकाला।
ये जो पूरा जल था जिसमें ये चल रहा था, उस जल को यहां पर निकाला हमने, और निकालकर इसका क्या किया हमने, विश्लेषण, इसका टेस्ट किया। इसका टेस्ट किया तो हमें क्या पता चला कि इस जल में एक लाल गुलाबी रंग का रासायनिक पदार्थ था। लाल गुलाबी रंग का क्या था, रासायनिक पदार्थ। और ये जो रासायनिक पदार्थ था, पता किया तो ये क्या था, एमिनो अम्ल था। क्या था, एमिनो। कहने का मतलब इस पूरी प्रक्रिया से इस जल में क्या बन गया है, एमिनो अम्ल बन गया। और पीछे वाली कहानी भी क्या बता रही थी, पीछे वाली कहानी क्या बता रही थी कि जब ऐसा हुआ होगा तो इससे क्या बना होगा, एमिनो अम्ल बना होगा। भाई एमिनो अम्ल बना होगा, और यहां पर बन रहा है। अगर आप खुद बताओ, केवल 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर केवल 18 दिन में अगर इस जल में इन गैसों की उपस्थिति में एमिनो अम्ल बन सकता है, क्या बन सकता है, एमिनो अम्ल, तो ऐसा संभव नहीं है कि 100 करोड़ साल में या 50 करोड़ साल में उससे आपके ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसीय अम्ल, न्यूक्लियोटाइड जैसे पदार्थ बन जाए। ऐसा बिल्कुल संभव है, क्योंकि 18 दिन में ऐसा हो सकता है तो करोड़ों साल में तो ऐसा हो ही हो सकता है। अर्थात इस चीज को सिद्ध कर दिया गया कि अगर पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण जैसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाएं तो इन पदार्थों का क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है। और यह चीज इस चीज को साबित करने के लिए पर्याप्त है कि प्रथम में कोई भी कोशिका बनी होगी वो इन्हीं रासायनिक पदार्थों से बनी होगी। हालांकि बाद में अलग अलग वैज्ञानिकों ने ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए और उन्होंने सिद्ध किया कि ये सारे के सारे पदार्थ हैं ऐसे बनाए जा सकते हैं। तो इस चीज से यह सिद्ध हो गया है कि पृथ्वी पर पहली बार किसी भी कोशिका का जो जन्म हुआ है वो इन्हीं रासायनिक विकास के दौरान हुआ है। और इसको समझाने के लिए ही ओपेरेन एवं होल्डेन का सिद्धांत दिया गया था। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को ये सारी की सारी प्रक्रिया है, ओपेरेन एवं होल्डेन का सिद्धांत है, मिलर का जो प्रयोग है, वो पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट में जरूर लिखें। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है तो भी आप कमेंट में जरूर लिखें, आपको आंसर बिल्कुल दिया जाएगा। बाकी आप सब लोगों को हमारा ये वीडियो है, हमारे ये प्रयास है, ये कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाना। धन्यवाद।